हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, पहले भी मैंने आपके साथ कई सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कशन किया है, उनके बारे में डिटेल्स बताई हैं। लेकिन एक बड़ा ही कॉमन प्रोसीजर जिसकी बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी, बहुत लोग उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स दूंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उस प्रोसीजर का नाम है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। हालांकि लेप्रोस्कोपी के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया था। लेकिन अभी जो क्वेरी आ रही है वो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के ऊपर कि ये एक्चुअल में है क्या और ये क्यों किया जाता है और इसके बारे में क्या क्या होता है, किस तरीके से इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो आज हम बेसिकली ब्रीफ में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के बारे में ही जानेंगे। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, जैसा कि नाम में ही आ रहा है डायग्नोस्टिक, यानी हमने कोई डायग्नोसिस बनाना है, हमने किसी बीमारी का नाम पता करना है कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या। और लेप्रोस्कोपी का मतलब है कि पेट की जो जांच करना। तो बेसिकली हम दूरबीन से पेट की जो जांच करते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। देखिए, ये एक जो रूटीन में लेप्रोस्कोपी करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो रूटीन में लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं उसमें हमें ऑलरेडी डायग्नोसिस पता होता है कि जैसे हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है या हमारे अपेंडिक्स में दिक्कत है या और भी जो भी लेप्रोस्कोपी के प्रोसीजर्स होते हैं, हमें उसमें सर्जन को ऑलरेडी पता होता है कि जो पेशेंट का डायग्नोसिस है या उसकी बीमारी क्या है। वो बीमारी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या किसी भी तरीके से सीटी स्कैन के ज़रिए ऑलरेडी पता होती है। उसका हम इलाज करते हैं लेप्रोस्कोपी द्वारा, यानी गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं। लेकिन जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है इसमें पेशेंट का जो बीमारी का डायग्नोसिस है वो नहीं बन पाता, इसीलिए इसको डायग्नोसिस बनाने के लिए इसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। लेप्रोस्कोपी में जैसे पहले भी बताया है कि जो बहुत ही छोटा एक इंसिजन दिया जाता है, चीरा दिया जाता है और बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव ये प्रोसीजर है। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीर-फाड़ नहीं होती है। छोटे से इंसिजन के ज़रिए दूरबीन डाली जाती है और वो सारा जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और उससे हमें अंदर की जो सिचुएशन है वो पता लग जाती है। दोस्तों, रूटीन में जो एब्डोमिनल यानी पेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उनका जो डायग्नोसिस बनाना होता है यानी बीमारी का नाम अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो रूटीन में अगर हम चलें तो उसमें एक तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो सबसे मोस्ट कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन होती है वो है अल्ट्रासाउंड। जब भी किसी को पेट का दर्द होता है, अगर बार बार होता है, तो उसको कोई भी जो डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन के हों या सर्जन हो, वो आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देते हैं कि आप पेट का अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए। उसके बाद भी अगर अल्ट्रासाउंड में भी दिक्कत अगर पता नहीं चलती है या एक्सटेंट कितना है दिक्कत का, प्रॉब्लम का, अगर वो पता नहीं चलता तो उसके बाद सीटी स्कैन हो सकता है या उसके बाद एमआरआई हो सकता है। तो बेसिकली ये 3-4 जो टेस्ट होते हैं ये किए जाते हैं ताकि एब्डोमेन में यानी पेट में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसके बारे में पता करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि उनके अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारे पेट में दर्द होता है या हमारे पेट में दिक्कत लगती है हमें। और उनको सीटी स्कैन भी करवाया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, इवन एमआरआई भी करवा लिया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट करती रहती है, पेशेंट ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है उसका रोल आता है। इसमें बेसिकली ये मतलब है कि जब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन जब इन्वेस्टिगेशंस में बीमारी का पता नहीं लगा है तो क्यों ना हम सीधा पेट के अंदर ही देख लेते हैं, जो दूरबीन डालकर देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई सामने ऑब्वियस कोई प्रॉब्लम नज़र तो नहीं आ रही जो कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरआई में मिस हो रही हो या उसमें वो दिक्कत पता ना चल रही हो। तो ऐसे केस में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जाती है। और भी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के, जैसे कई बार कोई बायोप्सी लेनी होती है, कोई छोटा टुकड़ा लेना होता है, जैसे खासकर कैंसर पेशेंट्स होते हैं और उनमें अगर पेट में किसी भी आंत का कैंसर है या किसी भी चीज़ का कैंसर है, उसमें छोटा सा टुकड़ा लेना है ताकि उससे हमें स्टेजिंग पता लग सके कि कैंसर जो है किस स्टेज पे है। तो अगर पेट के अंदर से कोई मांस का टुकड़ा लेना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा पेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, चीरा देने की ज़रूरत नहीं है। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से आप वहाँ से बायोप्सी जो है वो सर्जन ले लेते हैं और उसके बाद उसकी स्टेजिंग हो जाती है। तो ये भी एक इंडिकेशन है इसकी।
तो बेसिकली हमने पेट की जो सिचुएशन है, पेट के अंदर की क्या हालत है, जो कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई में अगर पता नहीं चली है, तो उसके बारे में जानने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, उसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं। जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का जो प्रोसीजर है, ये आप एक रूटीन जो ऑपरेशन होता है उसी की तरह ही इसको ले सकते हैं। रूटीन की तरह ही आपके ब्लड टेस्ट होंगे और भी जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट होंगे। नेचुरली आपके पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह तो हो चुके होंगे, तभी आपकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हो रही है। उसके साथ साथ आपका प्री एनेस्थीसिया चेकअप भी होगा, पीएसी जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है आपको बेहोश करके ही किया जाएगा, बिना बेहोशी के ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका प्री एनेस्थीसिया चेकअप भी होगा। उसके बाद आपका सर्जरी के लिए फिर एडमिशन होता है, आपको डेट दी जाती है कि आप उस दिन आके एडमिट हो जाइए, उस दिन आपकी सर्जरी हो जाती है। उसके बाद फिर जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप होश में आ जाते हैं और उसके बाद आपको जो बाहर आईसीयू है या रिकवरी यूनिट होता है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये रूटीन जो ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है, सभी में यही प्रोसीजर होता है, इसमें भी यही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जो बॉडी के अंदर या पेट के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम अपेंडिक्स देख पाते हैं। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, पेट में दर्द, लेकिन उसके अल्ट्रासाउंड जो होता है वो नॉर्मल होता है, इवन सीटी स्कैन भी नॉर्मल होता है। तो ऐसे केस में अगर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जाए तो उसमें अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड मिलता है, उसमें दिक्कत आती है, जैसे आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, और उसको फिर आप उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का ये फ़ायदा होता है कि अगर उसमें कोई पेट में कोई दिक्कत मिलती है, जैसे अपेंडिक्स की ही दिक्कत मिलती है, तो उसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है कि उसका इलाज किया जा सके। अगर कोई नई दिक्कत मिलती तो उसको फिर वहीं स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर को देखा जा सकता है। यूजली गॉल ब्लैडर वाली जो फाइंडिंग होती है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह में बहुत अच्छे से आ जाती है, इसको मिस यूजली नहीं होता है। लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रही तो गॉल ब्लैडर भी देखा जा सकता है। उसके अलावा जो लिवर की सिचुएशन है, लिवर कैसी कंडीशन में है, वो भी देखा जा सकता है। फिर जो छोटी आंत है या बड़ी आंत है उनकी किस तरीके की कंडीशन है वो भी देखी जा सकती है। साथ के साथ जो हमारा स्टमक होता है यानी पेट होता है, जो एक्चुअल में पेट होता है जहाँ पे फूड हमारा जो खाना हम खाते हैं वो जाता है, वो देखा जा सकता है। ये सब आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पेल्विस के यानी जो नीचे वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी हम जान सकते हैं। कमिंग ऑन टू द पेल्विक लेप्रोस्कोपी, जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है इसका जो सबसे कॉमन यूज़ या सबसे अच्छा यूज़ जिसे मैं कहूँगा, जो हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं, रूटीन में करवाते हैं प्रोसीजर्स, वो है पेल्विक लेप्रोस्कोपी। क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है या जो बाकी और बीमारियां हैं पेट की, वो यूजुअली अल्ट्रासाउंड में पता लग जाती हैं, बहुत इजीली पता लग जाती हैं, उनमें मिस इतना नहीं होता है। लेकिन जो पेल्विक लेप्रोस्कोपी होती है उसमें कई चीज़ें मिस हो जाती हैं और उनके लिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बहुत ही एडवांटेजेस है, उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में पेल्विक लेप्रोस्कोपी के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें हम किस तरीके से जो डायग्नोसिस बना सकते हैं। पेल्विक लेप्रोस्कोपी का मतलब है कि जो यूट्रस या जो फीमेल्स में खासकर यूट्रस या ट्यूब्स या इनकी प्रॉब्लम होती है वो हम बड़े अच्छे से जज कर सकते हैं। तो पेल्विक लेप्रोस्कोपी का सबसे जो कॉमन यूज़ होता है वो आईवीएफ में होता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इसमें क्या होता है कि जब आईवीएफ किसी पेशेंट का करवाना होता है तो उसको उसका पहले अंदर चेक किया जाता है कि उसके जो यूट्रस है या जो उसके ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स या ओवरीज होती हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो कि अल्ट्रासाउंड में अगर कोई दिक्कत आई है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कई बार उसमें ओवरी में सिस्ट होते हैं या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, या कई बार जो यूट्रस होता है उसमें फाइब्रॉइड्स होते हैं, छोटी छोटी रसोलियाँ होती हैं, उसकी वजह से भी जो कंसीव है या बच्चा जो है वो कंसेप्शन नहीं हो रही होती है। तो ऐसे केस में भी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बहुत ही एडवांटेजेस हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रोमो पर्ट्यूबेशन। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि अभी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इसमें जो लेप्रोस्कोपी से पहले अंदर देखा जाता है स्क्रीन के ऊपर, फिर नीचे से पेशेंट के यूट्रस के अंदर डाई डाली जाती है। वो डाई अगर पेट में आ जाती है ट्यूब्स के ज़रिए तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो पेटेंट हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं, फंक्शन कर रही हैं, काम कर रही हैं।
कई बार क्या होता है कि वो डाई नहीं आती है नीचे से, जब वो कलर डाई डालते हैं, कलरफुल डाई डालते हैं, वो पेट के अंदर नहीं आती है, तो उसका ये मतलब होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं हमारी ब्लॉक्ड हैं और वो काम नहीं कर रही हैं। तो इसी वजह से जो कंसेप्शन है वो नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली हम कारण पता करना चाहते हैं कि क्या जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो हमारी बंद हैं या खुली हैं, उस तरीके से, साथ के साथ और उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार फैलोपियन ट्यूब्स की सूजन भी होती है, वो भी हमें साथ के साथ देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं पेल्विस की, यूट्रस से रिलेटेड, ओवरीज से रिलेटेड या फैलोपियन ट्यूब्स से रिलेटेड, जो कि कई बार अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती हैं। तो उससे हमें लेप्रोस्कोपी करने से हमें इनकी पूरी डिटेल पता लग जाती है और उस हिसाब से फिर उसकी मैनेजमेंट की जा सकती है। जैसे अगर ट्यूब्स बंद हैं तो उनको खोलने का तरीका सोचा जा सकता है, या कोई सिस्ट हैं या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं जिनके, तो उनका उस तरीके से फिर इलाज हो सकता है। अगर मेडिकल इलाज संभव होता है तो मेडिकल शुरू किया जाता है, मेडिसिन शुरू की जाती है। अगर उनका सर्जिकल ही करना है तो फिर वो सर्जरी के लिए प्रोसीड कर लिया जाता है। पेल्विक लेप्रोस्कोपी के लिए के बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स होती हैं, खासकर जो फीमेल्स होती हैं, उनकी ये कंप्लेंट होती है कि जब सर हमारा अल्ट्रासाउंड तो रूटीन में नॉर्मल ही आया है, इवन सीटी स्कैन भी हमारा नॉर्मल आया, फिर ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी क्यों कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करने का मकसद ही यही होता है कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं या यूट्रस है, उसमें कोई एज सच ऑब्वियस कोई दिखने वाली कोई चीज़ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको ठीक किया जा सके। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, क्योंकि आप इमेजिन करें कि जो चीज़ आपको सामने दिखाई दे रही है वो आप ज़्यादा अच्छे से उसको डायग्नोस भी कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को समझ भी पाएंगे और उसका इलाज भी करवा पाएंगे। इसलिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बहुत ही एडवांटेजेस होता है, खासकर ऐसे पेशेंट्स में। कमिंग ऑन टू एनेस्थीसिया पार्ट, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि कोई भी प्रोसीजर होता है, चाहे लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो, वो विदाउट एनेस्थीसिया पॉसिबल नहीं है। जो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है वो रूटीन लेप्रोस्कोपी की तरह ही उसको किया जाता है, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% उसको जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और उसको यानी पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, और जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो पेशेंट होश में आ जाता है। और कभी-कभी किसी-किसी पॉइंट पे किसी-किसी जगह पे उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी किया जाता है। आखिर में हम लेप्रोस्कोपी के कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, लेप्रोस्कोपी की सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है उसमें पेन बहुत कम होता है बाद में, यानी पोस्ट ऑपरेटिव। और दूसरा ये सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी बहुत फास्ट होती है इसमें एज़ कम्पेयर टू अगर ओपन प्रोसीजर्स किए जाएँ जो चीरे वाले होते हैं, वो इसमें रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। और लेस इंजरी टू द टिश्यू, यानी जो क्योंकि डेफिनेटली चीरा जो नहीं दिया जा रहा है, बहुत छोटा इंसिजन है, तो इसलिए जो अंदर के टिश्यूज़ होते हैं जो और बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनमें इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेस स्कारिंग। जो स्कार भी होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और क्योंकि छोटा साइज़ बहुत छोटा होता है इंसिजन का, तो इसलिए उसमें स्कारिंग बहुत कम होती है, चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो क्योंकि आपके सामने जो भी आप देख पा रहे हैं दूरबीन से, तो उसमें प्रिसीजन इन परफॉर्मेंस, मतलब आप बहुत अच्छे से उसको देख पा रहे हैं, और दूरबीन की वजह से आप जो एरियाज़ रूटीन में एक्सेसिबल नहीं होते पेट के अंदर, वो भी आप अच्छे से देख पाते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के रिगार्डिंग कुछ ब्रीफ में डिस्कशन। बहुत सारे पेशेंट्स के इसके रिगार्डिंग डाउट्स थे, उम्मीद है उनके डाउट्स ये क्लियर हुए होंगे, और आप अपने प्रोसीजर के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। इससे घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से संबंधित यदि कोई भी आपके डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।